प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। जैसा कि आपको मेरे पूर्व ये वीडियो आपने देखी है, मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो नेचर है, डेफिनेशन है, स्कोप, इनके बारे में आपको चर्चा कर चुकी हूँ। आज हम एक नया विषय लेकर के ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एन ऑटोनोमस डिसिप्लिन, एक स्वायत्त विषय के रूप में। तो ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, बल्कि ये इनके द्वारा एक नवीन सिद्धांतों का भी निर्माण किया जाता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहाँ एक और सैद्धांतिक स्तर पर यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच में वाद विवाद होता है, प्राचीन और वैज्ञानिक पर वाद विवाद हो रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यावहारिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के प्रारूप के रूप में कई सारे उसमें डिस्प्यूटेड क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, कि भाई इसका जो इंडिपेंडेंसी है क्या वो स्वायत्त है, मतलब कि ये स्वायत्त विषय है या नहीं है। ये एक सबसे बड़ा इसका वो है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक जो इसकी अप्रोच है वो स्वायत्त विषय है अथवा नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से समाज विज्ञान के जो संबंध हैं, जो विषय हैं, वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, हम अंतः अनुशासनात्मक उपागमों की चर्चा करते हैं, ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इसी तरह से एक अंतः अनुशासनात्मक उपागम है। पहले तो क्या था कि इसको इंटरनेशनल रिलेशन को समाज विज्ञान के अन्य विषयों की तरह मान्यता नहीं मिली थी, परंतु धीरे धीरे ये एक स्वायत्त विषय के रूप में अब जाना जाने लगा है। कैसे जाना जाने लगा है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अलग अलग नहीं माना जाता है, क्योंकि दोनों ही विषय एक उप अनुशासन के रूप में, राजनीति शास्त्र के एक उप अनुशासन सब सब्जेक्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरी बात है कि इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो इतना कम है कि इसकी जो स्वायत्तता है इसकी प्रमाणिकता के बाद इसे सुलझाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त विषय मानने के संदर्भ में अलग अलग विचार दिए गए हैं। जैसे कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि इस विषय को स्वायत्त विषय माना जाए, दूसरे जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि इस विषय में कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि इसे स्वायत्त माना जाए। तीसरा जो विशेषज्ञ हैं वो इस बहस में ही नहीं पढ़ना चाहते कि इसे स्वायत्त माना जाए या नहीं माना जाए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इसका गंभीर विश्लेषण किया जाए और वह गंभीर विश्लेषण तार्किक आधार पर किया जाए। तो इस तरह से जो है हम तीन बातों का हमने अध्ययन किया। कुछ इसको स्वायत्त मानते हैं, कुछ इसको नहीं मानते हैं, और कुछ ये मानते हैं कि इसका हम डीपली स्टडी करें बजाय इसको ये मानने के कि ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है अथवा नहीं है। क्लियर है? तो जो विद्वान ये मानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ऑटोनोमस डिसिप्लिन है, वो ये मानते हैं कि जिसमें मुख्य रूप से CAW, मनिंग, क्विंसी राइट, रॉबर्ट लॉटिंग एलन, हंस डी मॉर्गेंथो, कॉपर जॉनसन, हॉफमैन, एल बर्न आदि, इन्होंने इसको क्या माना है कि ये स्वायत्त विषय है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में देखी गई है। उनका ये कहना है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो उसका संबंध इसके कुछ विषयों से है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून इसमें आता है, राजनीतिक इतिहास आता है, सैनिक विज्ञान आता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, व्यापार है, औपनिवेशिक सरकारें हैं, विदेशी संबंध पर आधारित होता है। क्योंकि इसका संबंध इन सब से, फिर भी ये एक स्वतंत्र अनुशासन माना
जाता है। और ये है कि ये जो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार ये जो डिसिप्लिन है वो ये है कि शिष्यों को पढ़ाया जाता है, मतलब कि वास्तव में ये एक डिसिप्लिन है। दूसरी बात है, ये एक शिक्षण देने की एक शाखा है। इस विषय को अनुशासन मानने में, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन मानने में कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती है। और इसमें तीसरी परिभाषा के अंतर्गत कि इसको इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस डिसिप्लिन मानने के लिए इसमें अलग अलग तरह की विषय वस्तुओं की अन्वेषण के अलग तरीकों, स्पष्ट सैद्धांतिक पहलुओं का होना जरूरी माना गया है। तो अन्य अनुशासनों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रारूप वैसे तो अभी नया है, परंतु ये एक विकास की ओर अग्रसर माना जाता है। फिर आता है कि यूनेस्को के तत्वाधान में एक बुक आई थी। यूनेस्को के मैनिंग में यूनेस्को के तत्वाधान में एक बुक आई थी, पुस्तक द यूनिवर्सिटी टीचिंग ऑन सोशल साइंसेज इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियों को उच्च शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर विश्लेषण किया था। इसमें उन्होंने 8 देशों मिस्र, फ्रांस, भारत, मैक्सिको, स्वीडन, इंग्लैंड, अमेरिका तथा यूगोस्लाविया के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उनका अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक अलग विषय का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब उन्होंने विभिन्न कंट्रीज के अध्ययन करके पता लगाया कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अलग विषय माना जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत जटिल सामाजिक परिवेश होता है जो निरंतर बढ़ता रहता है और जिसमें हम अलग अलग परीक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे कि और दूसरी बात है कि इस परिवेश के अध्ययन हेतु एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल अप्रोच की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के दृष्टिकोण का विकास इस विषय के स्वायत्त अध्ययन के बाद ही संभव हो पाता है। तीसरा इसमें आता है कि इस विभिन्न विचारधाराओं का जन्म इसके द्वारा ही संभव है, जिसके द्वारा हम इन विचारधाराओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उत्पन्न होने वाली बहुत सारी समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये 3 बातें हैं कि एक तो कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लिसिटी जो होती है, उसके कारण हम इसको एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट मान सकते हैं। फिर हमें एक यूनिवर्सल अप्रोच की जरूरत होती है, फिर इससे विचारधाराओं का जन्म होता है, इसीलिए इसको ऑटोनॉमस सब्जेक्ट माना जाना चाहिए। तो ऑटोनॉमस माना जाना चाहिए, इसलिए ये माना जाता है कि मैनिंग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक मिश्रित अनुशासन मानते हैं तथा जो ज्ञान के एक विस्तार भाग का हिस्सा है, जिसे सामाजिक विश्वविद्या या सोशल कॉस्मोलॉजी, ये एक कंसेप्ट है। सोशल कॉस्मोलॉजी जिसे कहते हैं तो वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक मिश्रित अनुशासन माना जाता है जो ज्ञान के एक विस्तृत भाग का हिस्सा होता है। इसी सामाजिक विश्वविद्या की विषय वस्तु से अंतर्राष्ट्रीय समाज की संरचना होती है। तो इन दोनों अप्रोचों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानवीय सार्वभौमिक तथ्य के समक्ष एक प्रतिक्रिया है जिसका जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ और इसे अब हम राजनीति या इतिहास के परिधि में नहीं बांध सकते हैं, बल्कि इसका दायरा इन दोनों से बाहर है और इसे ज्ञान का भंडार भी माना जाता है। मतलब कि ये एक ऑटोनोमस सब्जेक्ट हो गया है। ऐसा नहीं कि इसको हम आधा इतिहास में शामिल करके अध्ययन कर लें और आधा हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करें। इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व माना गया है। अब आती है कि ये तो था उसको तो कॉमन डिसिप्लिन मानने का, मतलब कि ऑटोनॉमस डिसिप्लिन मानने का। दूसरा जो आता है अप्रोच वो ये आता है कि विपक्ष में क्या तर्क दिए गए तो कि भाई ये स्वायत्ता ऑटोनॉमस सब्जेक्ट है या नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें ऐसा कोई भी स्पेशल चीज नहीं है जिससे इसको ऑटोनॉमस माना जाए। जैसे कि ऑटोनॉमस मानने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सिद्धांत होने चाहिए, विषय सामग्री होनी चाहिए, अध्ययन के लिए अलग विशिष्ट पद्धति होनी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन तीनों तत्वों का अभाव माना गया है।
कोई भी एक निश्चित पाठ्य सामग्री नहीं है, ये कई विषयों का समूह है, जैसे कानून है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, भूगोल है, इसी प्रकार के अन्य विषयों के समावेश से ये बना हुआ है। और यदि सिद्धांतों की बात की जाए तो ये स्पष्ट होता है कि 1945 से पूर्व इसमें सिद्धांत प्रतिपादन का अभाव रहा है। 1945 के बाद ही आंशिक दृष्टिकोणों का भी उत्पादन हुआ है। किसी भी सार्वभौमिक व सामान्य सिद्धांत का अभाव आज भी यूनिवर्सल थ्योरी इसमें आज भी नहीं दिखाई देती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो राजनीति विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की जो थ्योरीज हैं, जो पद्धतियां हैं, स्टडी मेथड्स है, वही इसमें काम में लिया जाता है। दूसरी बात आती है कि ये मुख्य रूप से राज्यों के व्यवहारों से संबंधित है। अतः राज्यों के नीति निर्धारक तत्वों का अध्ययन करने हेतु राज्यों के नीति प्रक्रिया संबंधी सभी पहलुओं का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार का अध्ययन मात्र केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से ही संभव नहीं हो सकता है। किसी भी नीति के अगर हमें समग्र अध्ययन करना है तो उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक सभी पहलुओं के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सुचारू अध्ययन हेतु इन विषयों का अध्ययन करना भी अनिवार्य है। इसलिए इन अध्ययनों को अंतर अनुशासनीय होना आवश्यक है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को राजनीति शास्त्र का ही एक भाग माना जा सकता है और इससे अधिक उसको नहीं माना जा सकता है। तो ये थी हमारी कि भाई इसके विपक्ष में जो तर्क दिया गया था। तीसरी बात आती है इसमें कि जो ऑटोनोमस की और फिर भी इन दोनों कुछ विद्वान दोनों को निरर्थक मानते हैं और उनका कहना है कि 20वीं शताब्दी में 1945 के बाद में विकास का एक दौर शुरू हुआ और इसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप में, विषय वस्तु में, अध्ययन के तरीकों में प्रभावी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इसीलिए अमेरिका में जो है ये माना गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो वास्तव में एक स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता हुआ संबंध है और भूमंडलीकरण से जब सभी राज्य एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ते जा रहे हैं, और मैंने पहले भी आपको चर्चा करी कि बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसे पर्यावरण, आतंकवाद है, नारीवाद है, एड्स है, ओजोन परत क्षीण है, मानवाधिकार है, ये सब राष्ट्र की बजाय मानवीय मानव जाति से संबद्ध हुए हैं। अतः आज इन सबके समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंचों, संगठनों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सार्वभौमिक सिद्धांत को भी उत्तर आधुनिकवाद की दृष्टि से नकार कर व्यक्तिपरक और स्थानीय आधार पर अधिक बल दिया गया है। तो ये निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 1945 के बाद के विकास के आधार पर इसे स्वायत्तता की ओर अग्रसर माना जा सकता है, जिसे 1991 के बाद शीत युद्ध के अंत की प्रक्रिया ने और भी अधिक सशक्त बनाने की कोशिश की है। तो ये समझ में आया आपको कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक जटिल विषय है और ये आज वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये स्वायत्तता की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है। धन्यवाद।